फिजिक्स, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। अब फिजिक्स को पढ़ना कैसे है ना, वो दो तीन बातें सुनिए। फिजिक्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है न्यूमेरिकल। दोनों बातों के लिए क्या क्या ध्यान रखना, सुनना। पूरे दर्द तुम्हारे जो फिजिक्स के है ना, वो कहां छुपा हुआ है मैं बता देता हूं, सुनना ध्यान से। जब तुम फिजिक्स में कोई थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं समझाने की कोशिश करूं मैं, तो उस थ्योरी को ना एक सब्जेक्ट की तरह मत लो, सब्जेक्ट की तरह मत लो। आप उसको ये मत समझो कि कोई चीज, कोई कंसेप्ट, कोई बहुत बड़ी चीज आपको, कोई थ्योरम आपको, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिजल्ट, कोई भारी भरकम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जब भी आप कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़े, रिलेट विथ डेली लाइफ, रिलेट विथ डेली लाइफ। डेली लाइफ मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अपने आसपास में उस चीजों को होते हुए देखो। कोई भी चीज, जैसे तुम एसएचएम पढ़ रहे हो, तो एसएचएम में भाई बॉल ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तुम नहीं देखो बॉल घूमते हुए। रोटेशन तुम पढ़, रोटेशन में चक्का घूमता है, तो तुम साइकिल का चक्कर घूमते हुए जीवन में कभी नहीं देखे। लो, जब उसने फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तुम पे नहीं लगा कभी। तुम्हारे पास 10 चीजें, उस पर फोर्स लगाओ, धक्का मारो। एक दो ब्लॉक रखा, एक ब्लॉक पे धक्का मारो, तो सच में 2 ब्लॉक रखे, उस पर धक्का मारो। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करके विजुअलाइज करो। मतलब आइंस्टाइन साहब ने कहा था, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, knowledge is imagination is more important than visualization. Knowledge is more important, imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. आप कितना रिलेट कर सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितना विजुअलाइज कर सकते हो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कंसेप्ट पढ़ते समय आप कंसेप्ट को अपने दिमाग पर लोड मत लेने दीजिए, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करिए। हम भी आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब चीजों को सिर्फ ये मत देखिए मास्टर पढ़ा रहा है, चीजों को इमेजिन करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, हमेशा और हमेशा कोशिश करिए प्लीज, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे समझिए। अब न्यूमेरिकल की बात है। अब न्यूमेरिकल में कभी भी सोच के आंसर नहीं देना, नो इमेजिनेशन। सर आपने तो बोला इमेजिनेशन, नो इमेजिनेशन। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सोचता है फिजिक्स तो बहुत खेल की चीज है। हाँ, फिजिक्स बहुत खेल की चीज है, तो फिजिक्स में तुम सोच लेते एकदम ऐसे हो रहा है। हाँ, एकदम सोच लीजिए, वैसे रिलेट करिए, सोचिए, मजे लीजिए, है ना, डेली लाइफ से रिलेट करके एंजॉय करिए, इसको एंजॉय करिए। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो नो इमेजिनेशन, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, नो विजुअलाइजेशन ना, नो विजुअलाइजेशन। write the data, solve every step। भाई मेरे, अपने शब्दों में ना इसको लिख के ना दीवार पे चिपका लो। ये एटीट्यूड में चेंज तुम्हारे अंदर ग्रेजुअली आएगा, क्योंकि हम सब बायो हैं, हम बायो समाज के लोग हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो एक्शन है, वो अलग है। बायो क्या होता है, चलिए मैं क्लियर कर दूं, व्हाट इज बायो। बायो इज नथिंग बट एक सोच। तुम इसको बायोलॉजी से रिलेट करते हो, बुरा मान जाते हो, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूं। कभी मेरे बोलने का टोन ऐसा होता है कि तुमको बुरा लगता है, लेकिन प्लीज उसको समझो, बोलने के टोन से क्या है यार, तुम पढ़ने आए हो, कौन सा तुम बुरा मानने आए हो। आधे लोग तो यहाँ पे बुरा मानने के लिए बैठे हैं, हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमको बायो कैसे बोला। बायो का मतलब है ही नहीं कि मैं तुम्हारा किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि बायो वो महान ग्रंथ है जो रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल के जस्ट बाद आता है ग्रंथ। फिजिक्स और साइकोलॉजी और हिंदी और कॉमर्स और केमिस्ट्री की कोई औकात है कि बायो से तुलना हो। बायो यहां है, देखो, रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल यहां है, तो बायो बायोलॉजी यहां है, और बाकी सब्जेक्ट तो नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं। बायोलॉजी यहां है, बाकी सब्जेक्ट नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं। समझो मेरी बात, समझो, अरे फैला दो इस बात को। क्या, सुनो, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल का अगर दर्जा ये है, तो बायोलॉजी का दर्जा ये है, उससे जस्ट थोड़ा सा ही नीचे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, जूलॉजी, सॉरी यार फिर गड़बड़ हो गया, फिर से सुनो। अगर
रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल का दर्जा ये है। तो बायोलॉजी का दर्जा जस्ट इससे थोड़ा ही नीचे, उन महान ग्रंथों से उनकी तुलना की जा सकती है, उससे थोड़ा ही नीचे, क्योंकि उसमें देखो कितने लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने बचे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जितने बचे, संस्कृत, जो भी बचा वो सब नीचे जमीन पे लेटा हुआ है, उसकी कोई औकात नहीं। बायोलॉजी के सामने किसी कोई औकात नहीं। बायोलॉजी पढ़ने का सौभाग्य सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जिसने पिछले हजारों जन्मों में पुण्य कार्य किया। ऐसे कोई भी बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता मुंह उठा के बायोलॉजी। हाँ, फिजिक्स कोई भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री कोई भी गहरा पढ़ सकता है, कोई भी गहरा पढ़ा सकता है, लेकिन बायोलॉजी वही पढ़ा सकता है, वही पढ़ सकता है जिसने अपने हजारों लाखों वर्षों जन्म में कोई पुण्य कार्य किया हो, भगवान की आराधना किया हो, बहुत ईमानदारी से मेहनत किया हो। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, नेक कर्मों का फल है बायोलॉजी पढ़ना। ठीक है, अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, तो समझिए बायोलॉजी यहाँ है, बाकी सब सब्जेक्ट जमीन पे लेटा हुआ। ठीक है, वो अलग हो गई, इज्जत दे दिया। अब सुनो, बायो क्या है? बायो नॉट बायोलॉजी, बायो एक सोच, एक मानसिकता है। ठीक है, चलो चलो, तो प्लीज इस आपका ना एटीट्यूड उल्टा होता है। जब आप पढ़ते हो तो समझते हो कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, हमको ये पढ़ना है, ध्यान से फोकस करते हैं, इमेजिनेशन नहीं करते। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो सवाल देख के सोचते हो अच्छा ये ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, सीधा टिक कर दिया। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जब भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट पढ़ते समय उसको रिलेट करिए, एंजॉय करिए, उसको इमेजिन करिए, और जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सब कुछ लिख लिख के करिए। और बीच में आता है रफ पेज पर थ्योरी लिख के रिवीजन करिए, थ्योरी रफ पेज पर लिख के रिवीजन करिए, थ्योरी रफ पेज पे लिख के रिवीजन करिए, पेज पर लिख के रिवाइज करिए, लिख के रिवाइज करिए। ठीक है भाई, बाकी 100% एनसीईआरटी और 100% नीट का सिलेबस, एक एक वर्ड काउंट कर लेना, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में होगा, ये मेरी गारंटी है। 100% एनसीईआरटी, 100% एनटीए का सिलेबस, हर चीज तुम्हारे नोट्स में होगा। जेई मेन तुमको मैं संघर्ष असाइनमेंट में क्लास में 100% करा दूंगा। नीट की पीवाईक्यू की कोई बात ही नहीं होगी, वो ऑलरेडी तुम्हारा, जब भी तुम खोल के देखोगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, एक सवाल तुमको नया नहीं लगेगा, बोलोगे सब क्लास से है। जे एडवांस के पीवाईक्यू कोशिश करूंगा कुछ अच्छा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लास में कर दूं, जो न्यूमेरिकली टफ है वो संघर्ष असाइनमेंट में करा दूंगा। 70 से 80% जे एडवांस तुम्हें करने लायक बना दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन चलूंगा एकदम बेसिक से, नीट कराऊंगा, जेई मेन कराऊंगा, एडवांस कोशिश करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय अगर दो तो मैं सारा एडवांस ही पढ़ा दूं तुम्हें, समय थोड़ा कम है लेकिन मैं सीक्वेंस में चलता रहूंगा। ठीक है, और पूरा हर एक चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि नीट का ना रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाता हूं, कि पहले ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में कहां एस्केप वेलोसिटी है? ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैट में कहां केपलर्स लॉ है? ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं हाँ कुछ चीजें हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो डेफिनेशन रिलेटेड है बस। तो ग्रेविटेशन पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो उसमें मदद होगी, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ के ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें मदद होगी। लेकिन वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कहां इलेक्ट्रोस्टैट में ऑर्बिटल वेलोसिटी है? हाँ है, एक चार्ज रख दे उसके आसपास चार्ज घूमेगा, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं है जितना ग्रेविटेशन में। अच्छा, ग्रेविटेशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहां इलेक्ट्रोस्टैट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मेरी समझना, मेरी बात समझना, नीट का रिक्वायरमेंट और नीट की साइकोलॉजी और नीट के क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप कहोगे हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो अब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तो अच्छा है, ये सीक्वेंस जरूरी है, उसके बाद ही हम समझ सकते हो, सब नहीं समझ सकते। मेरी बात सुनिए, जितना फायदा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ने से होता है, उतना ही फायदा ग्रेविटेशन पढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैट होता है। और 20-30% सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, पढ़ने का तरीका सेम है, 70% अलग है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैच करता है कि बताना कितने वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है, इलेक्ट्रोस्टैट में है, बताना, बोल बोल, है दिमाग बुद्धि तो बोल, केपलर्स लॉ है क्या, इसके वेलोसिटी है क्या, बोलना कि मूर्ख ही रहेगा, बोलना। और वो 20-30% ग्रेविटेशन के बाद तो सीक्वेंस में पढ़ने से फायदा ये होता है कि थोड़ा पढ़ना ठीक रहता है, रिलेटेबल रहता है। उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो, जब समेटने की कोशिश करते हो तो फायदा रहता है। ऐसी भी कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस के लिए ऐसी भी कह रहा है, ऐसा है मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद एससीबी की तुमको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से तुम मैच करके देख लेना, 70% क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा, 70 से 80%।